Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are doing your revision work regularly. So students, we discuss the chapter, then we will discuss the question answer. Okay, so in today's class, we are going to discuss the MCQs and very short question answer of transportation and communication. इस chapter को हमने previous videos में discuss किया है. So today we will discuss the questions of this chapter. Okay, so watch the video carefully and try to answer these questions. So first question is means of transport. अब means of transport के बाद हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्वेश्चन लगभग EVS की SS की बुक पे आपको मिल जाता है, अर्लियर क्लासेस है उनमें भी देखने को मिलता है. तो ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स है उनको वी कैटेगराइज दीज मीन्स इनटू 3 कैटेगरीज. सो फर्स्ट वन इज लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वन इज वाटर ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड वन इज एयर. वी फर्दर कैटेगराइज दैम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज और ये वाला फ्लो चार्ट हमारी एनसीईआरटी बुक में भी है. सो लैंड को रोड, रेलवेज एंड पाइपलाइन. पाइपलाइन है वो न्यू मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है. ओके, ये अभी ऐड हुआ है. तो एंड इन वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज जो अपनी कंट्री में होते हैं एंड सी रूट, सी रूट को फॉलो करके दूसरी कंट्री या दूसरी आइलैंड कंट्रीज है वहां पर जाते हैं. नेक्स्ट वन इज एयर ट्रांसपोर्ट, दैट इज डोमेस्टिक एयरवेज एंड इंटरनेशनल. अपनी कंट्री में कहीं जाना हो एयरवेज के थ्रू डोमेस्टिक आएगा वो एयरवेज एंड इंटरनेशनल दूसरी कंट्री के लिए. सो अब यहाँ पर ब्लैंक देके पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, आपने फिल करना होगा लाइक दैट. यहाँ पे नहीं लिखा लाइक दैट, तो इसलिए फ्लो चार्ट हमारा लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही रखा है कि आपके माइंड में सबसे पहले फ्लो चार्ट क्लियर हो जाए. ओके, सो यहाँ पर अगर आता है ब्लैंक तो आप यू हैव टू पुट द लैंड, यहाँ पर पाइपलाइन, ऐसे ही कुछ भी इसमें से मिस हो सकता है. सो यू हैव टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फ्लो चार्ट. ओके, सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आपसे ओनली पूछा जाता है तो आप लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट लिखेंगे. एंड अगर फ्लो चार्ट में इस तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें 1 मार्क्स के क्वेश्चन में तो वेरी गुड. ओके, सो नेक्स्ट वन इज 20-year रोड प्लान इंट्रोड्यूस इन इंडिया. इंडिया में 20-year रोड प्लान है वो कब इंट्रोड्यूस करा गया था? दैट इज इन 1961. इंडिया में जो 20-year रोड प्लान था कि जो रूरल एरिया है या जो सिटीज है या स्टेट्स हैं उनको फुल्ली कनेक्टेड करा जाएगा रोडवे से, ये 20-year प्लान था. दैट इज 1961 में बना था ये. ओके, नेक्स्ट द ओपन बॉडी टू इंप्रूव द नेशनल हाईवेज इन इंडिया. इंडिया में नेशनल हाईवेज के कंस्ट्रक्शन, उनके मेंटेनेंस के लिए कौन सी ओपन बॉडी, ऑटोनॉमियस बॉडी जिसके पास में अथॉरिटी है, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम नाई भी बोलते हैं, नाई. ओके, सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है नेशनल हाईवेज के कंस्ट्रक्शन के लिए? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर तो यही है, बट इसमें वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1995 में एक गोल्डन क्वाड्रिलेटर स्कीम भी चलाई थी. गोल्डन क्वाड्रिलेटर का क्वेश्चन आता है तो गोल्डन क्वाड्रिलेटर में क्या था? जो 4 मेजर हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दैट इज 4 जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है इंडिया की जो इंपॉर्टेंट, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, इनको आपस में जोड़ा गया था मेजर सिटीज को. ओके, एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर में नॉर्थ में क्या आएगा? श्रीनगर. पहले जब पढ़ाया था तो भी एक्सप्लेन किया गया था. श्रीनगर से कन्याकुमारी तक इसे बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर. एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में आएगा ईस्ट में. अब श्रीनगर आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है. ओके, सो ईस्ट में सिलचर, सिलचर जो कहां पर है? आसाम में. एंड वेस्ट में पोरबंदर, कहां पर है? गुजरात में. इसे कहा जाता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर. तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये बनाए गए थे. एंड एक गोल्डन क्वाड्रिलेटर स्कीम स्टार्ट करी गई थी 1995 में.
ओके, सो क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए गए हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस थ्रू रोड्स. डिफेंस आया है यहाँ पर वर्ड. डिफेंस आपकी जो आर्मी होती है, स्ट्रेटेजिकल जो प्लानिंग होती है, स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और कंट्री की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब? 1960 में. तो अगर ईयर पूछा जाता 1960 और ऑर्गेनाइजेशन था कौन सा था? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. सो ये ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज फॉर मेंटेनिंग द रोड इन द बॉर्डर्स. जो कंट्री के हमारे बॉर्डर्स हैं वहां पर रोड बनाने का काम, या हायर एल्टीट्यूड में तो जो स्नो होती है उसको क्लियर करने का वर्क. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज कंट्री में जो बॉर्डर रोड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. कभी भी वॉर हो सकता है, कभी भी वेपन सप्लाई करना, या जो बॉर्डर्स पर विलेजेस हैं उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर रोड्स कंस्ट्रक्शन किया जाता है. ओके, क्वेश्चन इज द नेशनल रोड डेंसिटी पर 100 स्क्वायर किलोमीटर. 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितनी लेंथ है रोड्स की, उसे कहा जाता है डेंसिटी. सो इंडिया की 142, इंडिया की जो 142 किलोमीटर, इंडिया की जो रोड डेंसिटी है, मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो कितनी लेंथ है रोड्स की, दैट इज 142 किलोमीटर. ओके, अगर हमसे हाईएस्ट पूछा जाता है, ये तो एवरेज पूछ लिया हमसे इंडिया का, अगर हमसे हाईएस्ट पूछा जाता है तो हाईएस्ट कहां की है? केरला की. सो केरला की 517.7 किलोमीटर एंड सबसे कम है जम्मू एंड कश्मीर में, हिली एरिया है तो रोड्स वहां पर कम ही है, तो वहां की कितनी है? 12.14 किलोमीटर. सो मैंने आपको यहाँ पर तीनों बता दिए, एवरेज 142 एंड हाईएस्ट केरला में एंड लोएस्ट जम्मू एंड कश्मीर. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज भारतमाला इज अ प्रपोजल स्कीम फॉर व्हाट. अब भारतमाला हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो भारतमाला को एक्सप्लेन करा था. किसके रिगार्डिंग है ये स्कीम? ये स्कीम रिलेटेड टू द रोड कंस्ट्रक्शन. रोड कंस्ट्रक्शन है उसके रिगार्डिंग है. तो इसमें क्या क्या कहा गया था भारतमाला स्कीम में? एक अम्ब्रेला स्कीम है ये, मतलब इसमें बहुत सारी और भी स्कीम्स शामिल है. तो जैसे कि टूरिस्ट प्लेसेस है वहां पर रोड्स का कंस्ट्रक्शन, रिलीजियस प्लेसेस है वहां पर रोड का कंस्ट्रक्शन. तो आप कैसे लिखेंगे इसको? एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप टिक कर सकते हैं अगर आपको पता है तो. और अगर नॉर्मली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो भारतमाला इज अ प्रपोजल स्कीम फॉर रोड कंस्ट्रक्शन. ठीक है, अब रोड कंस्ट्रक्शन में कौन सी, कहां पर? जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है वहां पर, रिलीजियस प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस, बैकवर्ड प्लेसेस जितने भी है, बैकवर्ड एरिया, तो यहां पर तो कंस्ट्रक्शन होगा रोड्स का. एंड बॉर्डर रोड्स के बारे में, एंड स्टेट्स. मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो स्कीम थी इसमें बहुत सारी स्कीम्स मर्ज है, तो उन स्कीम्स में रिलीजियस प्लेस, टूरिस्ट प्लेस, बैकवर्ड प्लेसेस, बॉर्डर रोड्स एंड स्टेट रोड्स, इनके कंस्ट्रक्शन के लिए. और इसमें एक और परियोजना है दैट इज सेतु भारतम. बेटा अच्छे से एक बार देख लो, भारतमाला में बहुत सारी स्मॉल स्कीम्स है वो इंक्लूड है, और उसमें एक स्कीम और है दैट इज सेतु भारतम. अब सेतु भारतम, सेतु का मतलब ब्रिज होता है, तो इसमें ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए कि 1500 ब्रिजेस बनाए जाएंगे एंड 2000 ब्रिजेस हैं वो रेलवे ब्रिजेस होंगे. ओके, तो ये ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन के लिए थी सेतु भारतम. तो ये सब कुछ इंक्लूड है किसमें? भारतमाला में. भारतमाला प्रपोजल में सेतु भारतम स्कीम भी इंक्लूड है, और उसके अलावा रोड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए. क्लियर है? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इंडियन रेलवे इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स. हमने इंडियन रेलवे का पढ़ा था. सो हमने इंडियन रेलवे के बारे में पढ़ा था कि इंडियन रेलवेज है उनको कितने पार्ट्स में, कितने जोन्स में बांटा गया है. जोन्स में बांटने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री,
सो इसमें जो रेलवे के मैनेजमेंट है उसको इजी बनाने के लिए इंडिया को 16 जोन्स में बांटा गया। ओके, सो 16 जोन्स में इंडिया को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, नॉर्दर्न रेलवे जोन। अब 16 जोन क्योंकि आपको एकदम से लर्न नहीं होंगे, तो मैंने आपको बताया भी था कि 5 जोन आप लर्न करेंगे। वो 5 जोन मैं आपको भी बताती हूँ। दैट इज नॉर्दर्न जोन, ईस्टर्न जोन, साउदर्न जोन एंड वेस्टर्न जोन, एंड 5th वन इज सेंट्रल जोन। सो नॉर्थ में कौन सा जोन था? नॉर्थ में था न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। सो एक बार डायरेक्शन वाइज देख लेते हैं। अभी मैंने आपको 5 जोन बताए, तो नॉर्थ का तो बता दिया, न्यू दिल्ली है। सेंट्रल, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड साउदर्न, ये जोन के सेंटर कहां पर थे? तो सेंट्रल में आएगा मुंबई। मुंबई को बनाया गया सेंट्रल रेलवे जोन। मुंबई में भी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया था रेलवे जोन सेंट्रल का, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को। नेक्स्ट इज वेस्टर्न। अब वेस्टर्न का भी मुंबई ही है, तो मुंबई का चर्च गेट, चर्च गेट जो रेलवे स्टेशन है वहां पर है वेस्टर्न रेलवे जोन ऑफ इंडिया। सो सेंट्रल का सी से यहां पर छत्रपति शिवाजी है, तो सेंट्रल का जो जोन है दैट इज मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। वेस्टर्न का मुंबई चर्च गेट, आपको ये मेंशन करने पड़ेंगे आगे क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। ओके, ईस्टर्न का आ जाएगा कोलकाता एंड साउदर्न का चेन्नई। ओके, सो नॉर्दर्न का न्यू दिल्ली, सेंट्रल का मुंबई सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वेस्टर्न का मुंबई चर्च गेट, ईस्टर्न कोलकाता एंड लास्ट वन इज साउदर्न इज चेन्नई। सो 16 जोन में से ये 5 जोन हमने लर्न करने ही है, सो इनको रिवाइज करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ गेजेस वी डिवाइडेड इन रेलवेज। हम रेलवे में जो ट्रैक है, अब ट्रैक की जो विड्थ होती है उसके अकॉर्डिंग हमने गेजेस में डिवाइड कर रखा है। दैट इज ब्रॉड गेज, सेकेंड वन इज मीटर गेज एंड थर्ड वन इज नैरो गेज। ये इंडिया में हमने डिवाइड कर रखा है, जो ट्रैक रेलवे ट्रैक होते हैं उनकी विड्थ। अगर ये विड्थ 1.67 मीटर है तो वो आ जाते हैं ब्रॉड गेज। अगर विड्थ 1 मीटर है तो वो हो जाएंगे मीटर गेज, एंड नैरो गेज में आ जाएगा 0.76 to 0.61 मीटर। रेलवे ट्रैक की जो बीच की विड्थ है अगर 0.76 to 0.61 मीटर है तो वो नैरो गेज है, ये मीटर गेज है एंड ये ब्रॉड गेज है। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हम कहेंगे कि ब्रॉड गेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जब रेलवे में कुछ इंप्रूवमेंट अगर हमें करना है तो हमें मीटर गेज और नैरो गेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा ब्रॉड गेज में, यानी कि इससे ट्रेन का साइज बढ़ेगा, ज्यादा कम्युनिटी एंड ज्यादा पैसेंजर है वो आ सकेंगे ट्रेन में। ओके, सो इन 3 गेजेस में हम डिवाइड करते हैं इंडियन रेलवे ट्रैक्स को। नेक्स्ट वन इज कोंकण रेलवे वाज कंप्लीटेड। इंडियन रेलवे की अचीवमेंट्स में से कोंकण रेलवे को भी एक अचीवमेंट काउंट करा जाता है। अब ये कोंकण रेलवे वेस्टर्न घाट में, सो कोंकण रेलवे इज इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे किन किन 2 प्लेसेस को जोड़ता है? एक तो महाराष्ट्र में है रोहा, महाराष्ट्र में रोहा से मंगलुरु, कहां पर? कर्नाटका। महाराष्ट्र के रोहा से और मंगलुरु कर्नाटका तक है कोंकण रेलवेज, एंड ये कब कंप्लीट हुआ था? 1998 में ये कंप्लीट हो गया था, बन करके तैयार हो गया था। और ये एक हिली एरिया था और यहाँ पर रेलवे ट्रैक बनाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर फिर भी रेलवे ट्रैक बनाया गया। सो इसे इंजीनियर्स मार्वल भी कहा जाता है कि इंजीनियर्स उन्होंने ऐसा करके दिखाया, एक बहुत ही अनबिलीवेबल टास्क उन्होंने करा कि जो हिली एरियाज है उसको काट करके उन्होंने 760 किलोमीटर लंबा एक रेलवे ट्रैक बना करके रेडी किया। सो कोंकण रेलवे कब कंप्लीट हो गया था? 1998 में।
महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटका के मंगलुरु तक इसकी लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट 1% इन कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्ट। कंट्रीब्यूट्स, आई फॉरगेट टू राइट हियर। ओके, सो कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कंट्री के ट्रांसपोर्ट, टोटल ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका में 1% शेयर है, दैट इज इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज मीन्स जो वाटरवेज है उनका हम अपनी ही कंट्री में नेविगेशन के लिए कितना यूज कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि रेलवेज एंड रोडवेज न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो इनलैंड वाटरवेज है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये काफी कम हो गया है, तो कितना बच गया ये 1%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज। जो हमारे नेशनल वाटरवेज हैं इनलैंड, उनको मेंटेन करने में उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो दैट इज इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी। Inland Waterways Authority that was established in 1986. 1986 में बनी थी ये अथॉरिटी, एंड जितने भी वाटरवेज हैं हमारे नेशनल, उनके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया हैज अ कोस्ट लाइन। इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन पूछी गई है। कोस्ट लाइन मीन्स वो लाइन होती है जिसके एक साइड में लैंड है एंड दूसरी साइड में सी है, वाटर बॉडी है, यहां पर लैंड है। तो ऐसी कोस्ट लाइन हमारी गुजरात से और वेस्ट बंगाल तक एंड अंडमान एंड निकोबार को इंक्लूड करके टोटल है 5516.6 एंड कई जगह पर आपको 5000, आप ये भी लिखेंगे इतना किलोमीटर, बोथ आर करेक्ट। 7516.6 किलोमीटर ये तो एग्जैक्ट है, एंड इसको जब हम राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये क्या हो जाती है 7517 किलोमीटर। तो ये कोस्ट लाइन है टोटल। और कोस्ट लाइन को हमने क्यों पढ़ा है, क्योंकि हम वाटरवेज भी तो पढ़ रहे हैं, सी रूट पढ़ रहे हैं, तो कोस्ट लाइन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज नेम द हेलीकॉप्टर सर्विस इन हिली एरियाज स्पेशली इन नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज। कौन सी हेलीकॉप्टर सर्विस है जो वेस्ट हिली एरियाज में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, दैट इज पवन हंस। पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस, ठीक है, पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस है, ये हिली एरियाज में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक, बोथ आर इन यूपी, इलाहाबाद से नैनी तक, और ये 10 किलोमीटर की इनकी डिस्टेंस था। तो 1911 में एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ, इलाहाबाद से नैनी 10 किलोमीटर इसका डिस्टेंस था। नेक्स्ट ओपन स्काई पॉलिसी। ओपन स्काई पॉलिसी इंडिया में 1992 में बनी थी। ये पॉलिसी क्या थी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए एयर ट्रांसपोर्ट को यूज किया जा सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। मीन्स फॉरेन की कोई भी कंपनी या फॉरेन के जितने भी मर्चेंट्स है या इंडिया के जो मर्चेंट्स हैं जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दूसरी कंट्री में, या हमें कुछ भी इंपोर्ट करना है दूसरी कंट्री से, तो उनको फ्रीली मूव होने दिया जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। मैंने आपको बताया भी था कि ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस, जिसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, कि फ्रीली ट्रेड हो सके। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो ट्रेड है वो प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी कमोडिटी अगर हमें बाय एयर लेके आनी है, लेके जानी है, तो उसको यूज किया जा सकता है फ्रीली, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज्ड। इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट है वो नेशनलाइज, मतलब 1947 के बाद में 4 कंपनीज ने एयर ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करा था, फिर उसके बाद में 4 कंपनीज ने और उसको ज्वाइन कर लिया, लेकिन फाइनली नेशनलाइज की गवर्नमेंट के अंडर में आ गया एयर ट्रांसपोर्ट भी। तो कब हुआ था ऐसा? 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट था वो नेशनलाइज हो गया था। ओके, नेक्स्ट इज ऑयल वाज फाउंडेड इन, ऑयल मीन्स ऑयल इंडिया लिमिटेड वाज फाउंडेड इन 1959 में बनी थी ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम है एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। जो क्रूड ऑयल है, जिसे हम पेट्रोलियम ऑयल बोलते हैं, मिनरल ऑयल बोलते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन करना, उनका प्रोडक्शन रिफाइन करना एंड उनको ट्रांसपोर्ट करना
नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम को। सो ऑयल इंडिया लिमिटेड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम, ऑयल और नेचुरल गैस है उसमें डील करती है, एंड ये कब बनी थी? 1959। ओके, नेक्स्ट इज एशियाज फर्स्ट क्रिस क्रॉस कंट्रीज पाइपलाइन। क्रिस क्रॉस मतलब इंटरसेक्ट करती हुई जो पाइपलाइन है इंडिया में, एशिया में, पूरे एशिया में, हमारे कंट्री में क्रिस क्रॉस पाइपलाइन है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नाहरकटिया, असम में है, नाहरकटिया से बरौनी, बरौनी इज इन बिहार। सो नाहरकटिया से और बरौनी तक 1157 किलोमीटर। सो इट वॉज कमीशन इन 1962 में प्रोजेक्ट रखा गया था, एंड उसके बाद में ये पाइपलाइन है वो रेडी हुई, और इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने नाहरकटिया बरौनी पाइपलाइन है उसका कंस्ट्रक्शन किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स पूछे गए यहाँ पर, 2 टाइप्स। ओके, सो 2 टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा? एक पर्सनल एंड सेकेंड वन इज मास। सो पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाएगा आपका लेटर्स। हम पर्सनल जो किसी को लिखते हैं, पर्सनल हमें मैसेज कन्वे करना होता है। सो एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं, मीनिंग भी पूछा जा सकता है, तो बहुत सिंपल है ये। लेटर्स हो जाएगा ईमेल, या आप किसी को मैसेज करते हैं, सो दे आर इंक्लूडिंग द पर्सनल, या पर्सनली कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं किसी से। सो दीज आर द पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपका टेलीविजन, बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज कर रहे हैं, कन्वे, बातचीत कर रहे हैं लोगों से। मैगजीन, आपका सोशल मीडिया, ठीक है, न्यूज़पेपर। सो दीज आर द मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो ये 2 टाइप्स हैं, इनके एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेनेशन भी लर्न होनी चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स टुडे वी डिस्कस 20 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और हमने इसमें कुछ वेरी शॉर्ट भी थे एंड वेरी शॉर्ट के साथ में कुछ शॉर्ट भी थे। मीन्स जैसे हमने रेलवे जोन्स के बारे में पढ़ा तो 5 रेलवे जोन्स है वो हमने डिस्कस करे, तो ऐसा नहीं कि हमने ओनली 1 वर्ड ही डिस्कस करे हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करे हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। Okay, so you have to write these questions in your fair note. This is your homework for today. You have to write this question with their answer in your fair notebook. Okay, so do your revision work regularly and follow your timetable. Thank you.